नमस्कार बच्चों। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो आप देखकर समझ गए होंगे कि आज हम जो है स्पर्श में से पाठ पढ़ने वाले हैं। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। दो मिनट में सब आ जाएंगे, फिर मैं शुरू करता हूं। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर लगभग 4-5 साल से सीबीएसई बोर्ड ने हमारे 10th के कोर्स में से हटा दिया था। मतलब पिछले 4-5 साल से हमने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, ना मैंने पढ़ाया है। तो अब इस साल सीबीएसई बोर्ड ने जो है ये चैप्टर जो है हमारे कोर्स में ऐड किया है। बढ़िया चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसके लेखक है प्रहलाद अग्रवाल। अब सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपको फिल्में देखने का बहुत शौक होगा, है कि नहीं है? हाँ या ना? यस सर। हेलो। सबको है फिल्में देखने का शौक? यस बाकी सर। सब सो रहे हैं? बाकी सब सो रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। नींद आ रही है सबको? यस सर। तुम अकेले ही जवाब देते रहोगे, बाकी कोई बोलने वाला नहीं है। मुझे ये चीज जो है बिल्कुल पसंद नहीं है कि अटेंडेंस के लिए हमने क्लास ज्वाइन कर लिया, हमारा नाम आ गया अटेंडेंस में, बाकी पढ़ना किसको है। तो बाद में बेटा बहुत पछताओगे। अभी तो ये सब चल जाएगा ऑनलाइन में, लेकिन बाद में बहुत पछतावा होगा। अभी मैं कब का पूछ रहा हूँ, लेकिन जवाब एक का ही मिल रहा है, बाकी सारे जो है वो ऐसे ही पड़े हैं। साहिल, साहिल को बोल रहा हूँ मैं। साहिल, यस सर। बेटा तेरा नाम 10th बी में है ना, लिस्ट में देखा तूने? हाँ। तो फिर 10th A के क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हो? तुम्हारा जो 10th बी का टाइम टेबल है वही तुम्हें फॉलो करना है। 10th A के टाइम टेबल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अभी 10th बी की कोई और क्लास चल रही होगी, तुम्हें वो ज्वाइन करनी है। जी सर। राज, शिवानी, सो गए? जाग रहा है भाई? चलो, वो सोया हुआ है, सिर्फ अटेंडेंस के लिए। चलो, मैसेज तो आया। यस सर। विश्व,
यस सर। ऋतिक। यस सर। हाँ, एक एक का नाम लेना पड़ता है। वैदेही। यस सर। बेटा तेरा नाम ए में है कि बी में है? देखा तूने लिस्ट में? यस सर, ए में ही है। ठीक है, चलो। चलो, बाकी सब ए वाले ही है। अब जो मैं पूछूं ना उसका जवाब देना है भाई, बैठे मत रहना। मैंने आपको ये कहा था कि आपको फिल्में देखने का शौक होगा, सबको होता है, मजा आता है क्योंकि मनोरंजन का कार्यक्रम है। तो यहाँ पर ये जो है पाठ जो हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत लंबे समय के बाद जो आपके हिस्से में आया है, बाकी बहुत सालों से हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड ने कोर्स में इसको डाला है तो हमें पढ़ना है। बड़ा अच्छा है, मजेदार चैप्टर है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। अब मैं आपको पहले ये टाइटल जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ये जो तीसरी कसम लिखा है वो फिल्म का नाम है। देखिए आपने तीसरी कसम? नो सर। नो सर। यस सर। बराबर है। कहाँ से देखी होगी? क्योंकि आजकल वाली ये जो ढिंचैक वाली फिल्में होती है वही आप देखते हो। बाकी पुराने फिल्में जो देखने लायक होती है, जिसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, वैसी वाली जो फिल्में हैं वो लगभग कोई नहीं देखता। उसमें आपको मजा भी नहीं आता क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट होती है और उसके अंदर जो गाने हैं वो इस तरह के नहीं होते जैसे आजकल आते हैं। तो ये तीसरी कसम जो फिल्म है वो बनाने वाले व्यक्ति जो है वो है शैलेंद्र, लेकिन उनको शिल्पकार कहा गया। अब शिल्पकार का मतलब जानते हो आप? शिल्पकार किसे कहते हैं? शिल्पकार किसे कहते हैं? मूर्ति बनाने वाले। बराबर है, वेरी गुड। जो पत्थरों को कुरेद कर उसमें डिजाइन बनाकर जो मूर्ति की रचना करता है, जो पत्थरों पे डिजाइन बनाता है, अलग अलग प्रकार की पत्थरों का काम करता है डिजाइन का, उसे कहते हैं शिल्पकार, जो भगवान की मूर्तियां वगैरह बनाता है। तो यहाँ पर ये शैलेंद्र जो है वो शिल्पकार तो है नहीं, वो तो एक डायरेक्टर है, फिल्म बनाने वाले, लेकिन उनको तीसरी कसम के शिल्पकार कहा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये फिल्म जो बनाई तीसरी कसम, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं उस पे, उन्होंने जो ये तीसरी कसम फिल्म बनाई वो उनकी पहली गिनो तो पहली और आखिरी गिनो तो आखिरी, ये एक ही फिल्म है जो उन्होंने बनाई है। और उन्होंने ये पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई, जैसे आजकल के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह है वो फिल्में बनाते हैं तो वो 10 करोड़ का बजट उनका है, 10 करोड़ में फिल्म बनाई या 50 करोड़ में फिल्म बनाई, तो उसमें से वो 500 करोड़ कमाने की आशा रखते हैं और कमाते भी हैं क्योंकि वो कमाने के लिए बनाते हैं। इन्होंने ये तीसरी कसम फिल्म जो बनाई वो कमाने के लिए नहीं बनाई, उन्होंने देश को कुछ देने के लिए कि फिल्म जगत क्या है, कैसी फिल्म होनी चाहिए, साहित्य जगत को दिखाने के लिए कि कैसी फिल्में होती हैं। ये फिल्म उन्होंने इसलिए बनाई थी, पैसे कमाने के लिए नहीं। इंडियन कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति, उसको जीवित रखने के लिए ऐसी फिल्मों की जरूरत होती है। ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी फिल्म है, मतलब उन्होंने जीवन में एक ही फिल्म बनाई, वो है तीसरी कसम, जो उनकी पहली गिनो तो पहली और आखिरी गिनो तो आखिरी, एक ही फिल्म है। अब आप सोचो कैसे डायरेक्टर होंगे जिन्होंने जीवन में एक ही फिल्म बनाई, वो भी लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए। अब ये पाठ जो है तीसरी कसम की शिल्पकार शैलेंद्र, वो मैं शुरू करने वाला हूँ। ध्यान आप सबका इधर होना चाहिए। हमारे जो लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल,
उनका परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। उनका जन्म हुआ था 1947 में, 1947 में और उनका पूरा लेखक परिचय जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, उनकी रचनाएं हैं, उसमें 7वां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, उत्ताल उमंग, सुभाष घाई की फिल्म कला, मांझी, ये सब जो है उनकी रचनाएं हैं। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं प्रहलाद अग्रवाल ने बनाई है। उसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। अब इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको इसमें से बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ये एक प्रकार का जनरल नॉलेज का चैप्टर है, समझ लो। बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। बहुत कुछ सवाल मैं आपको भी पूछूंगा, अगर आपको जानकारी है तो जवाब देना है, वरना कोई बात नहीं, लेकिन जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो ये जो चैप्टर है मैं शुरू कर रहा हूं, इससे आपको पता चलेगा कि पुराने जमाने में कैसे फिल्में बनती थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, आजकल सब कुछ है, फिर भी कैसी फिल्में बनती है। तो बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। चलो शुरू करूं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो अब पूरा ध्यान इधर देना, पेंसिल साथ में रखना, अंडरलाइन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। देखो, अब सबसे पहले एक फिल्म का नाम आया, संगम। देखिए आपने संगम फिल्म? नहीं सर, देखी नहीं है, पर नाम सुना है। बराबर है। चलो, राज कपूर साहब का नाम सुना है? यस सर। देखा है उनको फिल्मों में? देखा आपने? हाँ या ना? फिल्मों में देखा है? नहीं है, पर नाम सुना है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा रणबीर तो भी कपूर याद को तो नहीं है। अच्छा, रणबीर कपूर को तो देखा होगा, देखा है? यस सर, उनके Yes, दादाजी हैं। हाँ, उनके दादाजी हैं राज कपूर साहब। जो रणबीर कपूर है, जो आधुनिक समय का अभी का अभिनेता है, हीरो है, इसलिए आप जानते होंगे उसको। उसकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी, वो बर्फी वगैरह सब बहुत सारी है। तो जो राज कपूर साहब है वो रणबीर कपूर के दादाजी हैं। रणबीर कपूर के पिता है ऋषि कपूर, उनकी भी फिल्में आपने देखी होगी, देखा भी होगा उनको। तो ये राज कपूर साहब जो है, जो ये तीसरी कसम फिल्म के हीरो थे, वो रणबीर कपूर के दादाजी हैं। ये मैंने आपको इसलिए परिचय दिया क्योंकि रणबीर कपूर को आप जानते हो, इनको नहीं जानते हो, तो इनको आप जानने लगोगे क्योंकि ये उनके दादाजी हैं। तो राज कपूर साहब की ये फिल्म थी संगम, जिसका नाम आपने सुना है, बाकी आपको पता नहीं है। बहुत अच्छी फिल्म थी, उसके गाने भी बड़े फेमस थे और उसका एक गाना जो है वो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। वो राज कपूर साहब छतरी लेके बारिश में निकलते हैं, वो गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। सुना है? ब्लैक एंड व्हाइट में। यस सर। हाँ, तो वो राज कपूर साहब का संगम फिल्म का गाना है। फिर उनका ये संगम फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी आपने सुना होगा, वो संगम होगा कि नहीं, ऐसा कुछ है, मुझे भी बहुत याद नहीं है, लेकिन गाने बड़े अच्छे अच्छे बढ़िया गाने हैं। तो संगम फिल्म जब आई, सुपर डुपर हिट हुई इंडिया के अंदर, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो जब संगम फिल्म की अद्भुत सफलता मिली राज कपूर साहब को, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत बढ़ गया और उन्होंने एक साथ
4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मतलब अब उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अब और 4 फिल्में बना रहे हैं। ये 4 फिल्मों के नाम याद रखना। वो 4 फिल्में जो है उसमें है मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। इनमें से कुछ फिल्मों के नाम आपने सुने होंगे, कुछ के नहीं। ये 4 फिल्में बनाने की उन्होंने घोषणा की। तो मेरा नाम जोकर आपने सुना होगा, देखा ना, उसमें राज कपूर साहब जोकर बनते हैं। यस देखो यस सर। उसके गाने, हाँ उसके गाने भी हैं उसमें, वो दिल टूटते हैं सब कांच के, और वो गाना तो मैं भूल गया, अगर आपको याद हो तो। बढ़िया गाना है मेरा नाम जोकर का, बहुत अच्छे से गाने हैं। तो एक मेरा नाम जोकर, एक अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। इसका तो फेमस गाना है सत्यम शिवम सुंदरम का, वो तो आपने सुना ही होगा, सुना है ना सत्यम शिवम सुंदरम का गाना? यस सर। यस सर। हाँ वो तो बड़ा फेमस है, सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा कुछ है। तो ये 4 फिल्में जो है वो उन्होंने, संगम जब सुपर डुपर हिट गई उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम ये 4 फिल्में बनाएंगे। पर जब 1965 में 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में वर्षों का समय लग जाएगा। एक ही फिल्म बनाने में, एक ही भाग बनाने में 6 वर्ष लगे। कितने? मेरा नाम जोकर का एक पार्ट बनाने में, एक भाग बनाने में 6 साल लगे। कितना समय लगा? 6 साल। 6 साल। हाँ, और आजकल पूरी फिल्म बनाने में 6 वीक लगते हैं, 1 महीना 1.5 महीना, तो फिल्म रेडी हो जाती है। आपको भी मालूम है कि पुराने समय में जब शुक्रवार को सिनेमा घरों में, थिएटरों में फिल्में लगती थी, तो एक फिल्म बहुत लंबे समय के बाद आती थी। बड़ा एक्साइटमेंट होता था लोगों में, फिल्म देखने के लिए जाते हैं लोग। लेकिन आजकल इस आधुनिक समय में क्या हो गया, हर फ्राइडे एक वीक जाता है, दूसरे वीक जो फ्राइडे आता है उसमें एक साथ 4-4, 5-5 फिल्में लगती है एक साथ। अब कौन सी देखे कौन सी ना देखे, और देखने जैसी तो एक भी नहीं होती, लेकिन लोग टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं। बाकी देखने जैसी आजकल की कोई फिल्में होती नहीं है, लगभग 90%। 10% में कोई होगी जो आप देख पाओगे फैमिली के साथ। बाकी आजकल की फिल्मों में वल्गैरिटी के अलावा और कुछ नहीं है। पैसे कमाने के लिए वही वो दिखाते रहते हैं जो लोगों को पसंद है। लोग 300, 400, 500 रुपए की टिकट लेके फिल्में देखने जाते हैं, उनको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। इसीलिए वो शॉर्ट टाइम में, एक एक महीने में फिल्में बनाते रहते हैं। एक साथ शुक्रवार को 4-4, 5-5 फिल्में लगती है सिनेमा घरों में। तो आजकल जमाना बदल गया है। आजकल कोई ऐसी देखने जैसी फिल्में नहीं है कि जो आपको भारतीय संस्कृति क्या है, क्या थी, ये सब दिखाए। ऐसी आजकल की कोई फिल्में नहीं है। बराबर है ना जो मैंने कहा? वो गलत हूं मैं? नो सर, आप सही हो। बाकी जो पुरानी फिल्में हैं जिनके रिकॉर्ड है 3-3, साढ़े 3-3 साल तक एक ही थिएटर में फिल्में लगी रही हैं। शोले बॉम्बे के अंदर थिएटर में 3-3, साढ़े 3 साल तक कंटिन्यू एक फिल्म रिकॉर्ड है उनके नाम के। ऐसी फिल्में जो है वो लोग बार बार देखना पसंद करते हैं, और आजकल की फिल्म एक बार भी देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, टाइम पास के लिए कभी चले गए, राजकोट गए, अहमदाबाद गए, चलो ना फिल्म देख लेते हैं, ऐसे करके टाइम पास कर लेते हैं। बाकी लेने जैसा कुछ नहीं होता। तो एक ही फिल्म मेरा नाम जोकर, उसका एक ही भाग, एक पार्ट बनाने में 6 साल का समय लग गया। दूसरा पैराग्राफ, इन 6 वर्षों के अंतराल में, मतलब उसके बीच में, अंतराल में मतलब उस 6 साल के बीच में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई। राज कपूर साहब की बहुत सारी फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। ये फिल्म जो है
वो 1966 में रिलीज हुई थी, जो बनाई थी कवि शैलेंद्र। देखो लिखा है उसमें कवि शैलेंद्र। तो अब आपको भी मालूम है कि जिसका कवि दिल होता है, कवि हृदय होता है, वही ऐसी फिल्में बना सकता है जो साहित्य को उजागर करे, जो भारतीय संस्कृति को उजागर करे। बाकी पैसे कमाने वाले डायरेक्टर जो बनाते हैं वो कैसी फिल्में बनाते हैं वो आपको भी मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 10th के बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, सब समझते हो। लेकिन ये फिल्म जो बनाई थी शैलेंद्र ने, कवि शैलेंद्र क्यों लिखा है? क्योंकि वो साहित्य के जानकार थे, साहित्यकार थे, और उन्होंने ये फिल्म बनाई। तो 1966 में, याद रखना, कब रिलीज हुई थी तीसरी कसम? 1966। हाँ, 1966 में। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की है। सर्वोत्कृष्ट मतलब अपने लाइफ की सबसे बेस्ट जो एक्टिंग है राज कपूर साहब की, वो इस फिल्म में है, तीसरी कसम में। इतनी बेस्ट एक्टिंग राज कपूर साहब की किसी भी फिल्म में नहीं है, किसी भी फिल्म में। बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में हैं उनकी, मेरा नाम जोकर है, ये संगम है, उनमें भी नहीं है ऐसी एक्टिंग। उनके जीवन की सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे बेस्ट उनके लाइफ की एक्टिंग जो है वो इस फिल्म के अंदर है। 3.5 घंटे की फिल्म है, आपके भाग्य में नहीं है, वरना जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता था 10th के अंदर कुछ सालों पहले, क्योंकि 4-5 साल से तो सीबीएसई ने ये चैप्टर कोर्स में डाला ही नहीं था, फिर से इस बार आया। उस समय मैं ऊपर बड़े वाले हॉल में सिनेमा घर की तरह स्क्रीन लगाकर बच्चों को तीसरी कसम फिल्म दिखाता था, लेकिन उसमें 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि 3.5 घंटे का, पक्के 3.5 घंटे की ये फिल्म है। तो 3.5 घंटे तक मतलब पूरा दिन मुझे वो बच्चों को फिल्म दिखाने में चला जाता था। मैं सीडी लेके आता था, प्रोजेक्टर में लगा के, और ये फिल्म दिखाता था। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये फिल्म पसंद नहीं आती थी, और कई बच्चे ऐसे हैं उनको मजा आता था। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन जिनकी इच्छा है कि कुछ अच्छा देखना है, अच्छा सीखना है, क्या है इस फिल्म के अंदर, वो ये फिल्म देख सकता है। आज भी वो कहीं पर भी देखने के लिए आपको नेट वगैरह में, इंटरनेट वगैरह मिल जाएगी। बड़ी अच्छी फिल्म है, गाने बहुत सारे। अब अभी आप हो नहीं इधर, वरना तो दिखा देता, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो ये फिल्म, क्या बेटा? क्या बोला आयुषी? ऑनलाइन ही बता दो। ऑनलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग आप सर्च करके देखना, पता नहीं कहीं मिल जाए तो, बाकी लगभग ऐसे मिलती नहीं है। उसकी सीडी जो है बाजार में से स्पेशली कहीं कोई अच्छा डीलर है उसके पास जाओ तब मिलती है, वरना वो तीसरी कसम ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं वो बहुत टाइम पहले एक सीडी लेकर आया था सीडी के शॉप से, तो मैं दिखाता था प्रोजेक्टर वगैरह में, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि इस फिल्म के अंदर जब आप ये फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें स्टोरी तो बिल्कुल कम है, गाने ही ज्यादा है, क्योंकि गाने बहुत सारे हैं इस फिल्म के अंदर। तुरंत थोड़ी थोड़ी देर में गाने आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गाने आते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टोरी आपको बड़ी अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो गाने भी स्टोरी को आगे बढ़ाते जाते हैं। गाने जो है वो गाने भी स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। ये इतने बढ़िया गाने हैं तीसरी कसम के। तो जब आप वो देखोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। तो यहाँ कहा गया है कि सबसे बेस्ट एक्टिंग जो है राज कपूर साहब की, उनके लाइफ की, वो तीसरी कसम में है। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा। ये जो तीसरी कसम फिल्म है वो एक हिंदी साहित्य की एक कहानी कहो या उपन्यास कहो, उस पर से बनाई गई ये फिल्म है तीसरी कसम। तो जो एक मार्मिक स्टोरी है, मार्मिक का मतलब होता है आपके मन को छू जाने वाली, बहुत ही अच्छी एक कहानी थी, उस पर से
यही ये फिल्म जो है तीसरी कसम, उसी नाम से ये फिल्म बनाई गई है, जो सेल्यूलाइट पर एकदम सार्थकता से उतारी गई है। अब मुझे ये बताओ, सेल्यूलाइट किसे कहते हैं? मालूम है आपको सेल्यूलाइट किसे कहते हैं? पता है किसी को? तो स्क्रिप्ट में ऐसा क्या? तेरी आवाज वैसे सुनाई नहीं देती, तू क्या बोलती है? तो उसके स्क्रिप्ट में ऐसा सेल्यूलाइट किसे कहते हैं? सेल्यूलाइट नहीं जानते आप? सेल्यूलाइट नहीं जानते सर, आप ही बता दो। अच्छा देखो, ये है सेल्यूलाइट। देखिए जो पहले यस पहले सर, कैमरे के ये तो अंदर, कैमरा की रोशनी लग रही है। हाँ कैमरा के अंदर ऐसा रोल आता था ना पहले, जो धुलवाने के बाद फोटो निकलती थी, ऐसी ही उसे कहते हैं सेल्यूलाइट। उस पर फिल्में बनाई जाती थी, बड़ा रोल होता था उसका, उसके ऊपर फिल्में बनती थी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बॉम्बे से सैटेलाइट थ्रू सारे थिएटर कनेक्ट होते हैं। बॉम्बे में 9 बजे फिल्म शुरू होती है तो पूरे उसके जो भी डीलर है जिस सिटी में इंडिया के, वहां पर भी उसी टाइम वो फिल्म शुरू होती है सैटेलाइट थ्रू। कोई रील की, कोई सेल्यूलाइट की, कोई सीडी की, कोई प्रोजेक्टर की जरूरत ही नहीं है, सैटेलाइट थ्रू आती है फिल्म। तो वो आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई। उस टाइम ये रील आती थी, बहुत बड़ी होती थी, एक पेटी होती थी एल्यूमिनियम की, उस पेटी के अंदर वो रील आती थी और वो थिएटरों में चलती 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 छोटे शहरों में लास्ट में पहुंचती थी सेल्यूलाइट। उसमें बिल्कुल वो फोटो के रोल की तरह ही होता है। उसमें आप ऐसे सूर्य प्रकाश के सामने रख कर देखोगे तो उसमें आपको फोटो ही दिखेगी उसके अंदर, और जो फोटो है वो आपको सेम टू सेम दिखेगी कि ये सारे फोटो तो एक जैसे हैं। लेकिन उसमें फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। उसमें मान लो कि एक फोटो ऐसी है, एक फोटो ऐसी है, फिर दूसरी ऐसी होगी, तीसरी ऐसी होगी, चौथी ऐसी होगी, पांचवी ऐसी होगी, छठी ऐसी होगी, सातवीं ऐसी होगी, आठवीं ऐसी होगी, ऐसे सारी फोटो कंटिन्यू होगी। फिर जब उसको उस मशीन के अंदर लगाया जाएगा सेल्यूलाइट को, उस रील को, तो वो फास्ट घूमेगी एकदम स्पीड में। तो मूवमेंट कैसी हो जाएगी? तो मूवमेंट कैसी होगी? ऐसी, नॉर्मल। यानी जो भी एक्टिंग है वो फिर नॉर्मल दिखेगी आपको, क्योंकि वो रील जो है वो स्पीड से घूमती है। आया समझ में जो मैं कह रहा हूं वो? यस सर। यस सर। तो उसे कहते हैं सेल्यूलाइट। उसको स्पीड में घुमाया जाता है और आपको पर्दे पर वो फिल्म जो है वो दिखती है। लेकिन आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, આપણે ગુજરાતીમાં કેવી ને કે ઓલા झरमरिया आवे हैं ने लिटा पड़े सफेद, पहली की पुरानी फिल्मों में आपको वो प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये सेल्यूलाइट वाली फिल्म थी इसलिए ऐसा होता है। तो ये सेल्यूलाइट जब घिस जाती है बार बार चलने पर, तब उसमें इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का सवाल मैं आपको पूछ लेता हूं। अच्छा चलो ना, बाद में पूछूंगा, अभी नहीं। सर बाद में भूल जाओ, अभी पूछ लो ना। हाँ अभी पूछ लो, बाद में तो भूल जाओगे। अच्छा ऐसा है, मैंने सोचा आगे जब वो आएगा तभी पूछूंगा उसके साथ। कोई बात नहीं, चलो एडवांस में पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। हमारे बॉलीवुड जो फिल्म जगत है, हमारा हिंदी फिल्म जगत, उसकी सबसे पहली फिल्म कौन सी है?
बोलो, तुरंत जवाब आना चाहिए, बाकी बाद में आप बोलोगे कहीं से भी सर्च करके या देख राजा के। हरिश्चंद्र। नहीं पता। हाँ वही मैंने कहा ना, कहीं से आप सर्च करके फिर बोलोगे कि सर ये, तुरंत जवाब आना चाहिए तो मुझे पता चलेगा कि इसको जानकारी है। बाकी आप दूसरा मोबाइल लेके उसमें इंटरनेट पे सर्च करोगे और बाद में कहोगे तो वो तो सबको मालूम ही होता है। फटाफट जवाब आए वो सही है। ठीक है, चलो आपने देख लिया, आपने बता दिया राजा हरिश्चंद्र जो सबसे पहली फिल्म, हमारे हिंदी फिल्म जगत की सबसे पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। अब मुझे फटाक से जवाब देना, मेरा दूसरा सवाल, इसका जवाब मुझे फटाफट देना है, ध्यान देख के सुनना। सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? नहीं मालूम, चलो रिपीट करेगा। सबसे पहली बोलती फिल्म, साइलेंट फिल्म नहीं, बोलती फिल्म कौन सी है? नहीं पता। कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। आलम आरा फिल्म का नाम क्या है? आलम आरा। ये सबसे पहली बोलती फिल्म है। कौन सी? आलम आरा। हाँ, इंटरनेट पे देख लिया होगा आपने, जैसे पहले आपने देखा था हरिश्चंद्र में, वैसे इसमें भी देख लिया होगा। लेकिन फटाफट जवाब मिले तो आप सही हो, बाकी तो सब कोई बोल सकते हैं। तो इतना याद रखना कि राजा हरिश्चंद्र जो है दादा साहब फाल्के ने ये फिल्म बनाई थी, इसलिए सबसे बेस्ट अवार्ड जो है हमारे फिल्म जगत का हिंदुस्तान के अंदर, वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। सबसे बेस्ट अवार्ड है, याद रखना। म्यूजिक के लिए, फिल्म के लिए जो सबसे बेस्ट अवार्ड दिया जाता है फिल्म जगत में, बॉलीवुड में, वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। क्योंकि दादा साहब फाल्के ने फिल्म जगत की शुरुआत हिंदुस्तान में उन्होंने की थी। ये राजा हरिश्चंद्र जो एकदम साइलेंट और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। साइलेंट मतलब उसमें आपको सुनने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ देखने के लिए था, सिर्फ एक्टिंग देखनी है। अब आप सोचो कितना मनोरंजन वो फिल्म देती होगी कि उसमें ना गाना है, ना शब्द है, ना म्यूजिक है, साइलेंट फिल्म है, साइलेंट ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट फिल्म, फिर भी लोग एंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं। कैसी मस्त फिल्म बनाते समझ होंगे। कैसे आती है? हाँ बेटा, समझ कैसे आती है? अरे वही तो भाई कमाल है ना। वो एक समझ में आते हैं। चार्ली चैपलिन के हाँ। शो जैसा लगता होगा। हाँ वैसा लगता होगा, वो मिस्टर बीन और चार्ली चैपलिन वो सब आप देखते हो ना, साइलेंट। आजकल तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा म्यूजिक ऐड होने लगा है, म्यूजिक आता है, बोलते नहीं है लेकिन म्यूजिक तो होता है उसमें। तो वो भी नहीं, ना कोई म्यूजिक, ना कोई गाना, ना कोई शब्द, फिर भी लोग बड़ा मजा करते थे और सबको समझ में भी आ जाता था कि स्टोरी असल में कहना क्या चाहती है, कहाँ से स्टोरी शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, क्लाइमैक्स तक सब कुछ समझ में आ जाता था। आप सोचो कितनी बढ़िया एक्टिंग होगी। और आजकल की फिल्मों में एक्टिंग जीरो, एक्टिंग के नाम पे जीरो, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, शरीर प्रदर्शन है, कपड़े ऐसे पहनो, कपड़े वैसे पहनो, ऐसे ये वो सब दिखावा, लेने जैसा कुछ नहीं है, एक्टिंग के नाम पे जीरो। चलो 2 सवाल मैंने आपसे पूछे, याद रखना। सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा, याद रह गया। चलो अब आगे। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइट पर लिखी कविता थी। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया कि तीसरी कसम फिल्म नहीं है, सेल्यूलाइट पर लिखी कविता है, ऐसा क्यों कहा गया? इसके जैसे होगी इसलिए। मैंने पढ़ाते समय बोला लेकिन आप ध्यान देते नहीं हो। मैं जो क्योंकि पढ़ा, शैलेंद्र जी कवि थे और एक कवि कविता की तरह ही फिल्म बनाता है। बराबर, चलो एक पॉइंट पकड़ा आपने। दूसरी भी बात मैंने बोली थी, दूसरा पॉइंट पकड़ा आपने।
मैंने ये कवि वाली बात बोली थी, वो पॉइंट आपने पकड़ लिया कि वो कवि हृदय है, इसलिए कविता की तरह उन्होंने दर्शाया। मैंने दूसरा एक पॉइंट भी बोला था, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना तब मेरे एक एक शब्द पे पूरा ध्यान दो। क्योंकि वो साहित्यिक फिल्म थी। सर वो उसका पूरा का पूरा सेल्यूलस का उतारा। चलो दूसरा एक आपने पॉइंट पकड़ा कि वो एक साहित्यिक फिल्म थी। बच्चा है। आपने दो पॉइंट पकड़े कि शैलेंद्र एक कवि हृदय थे, दूसरा पॉइंट पकड़ा कि एक साहित्यिक फिल्म थी। अब मेन पॉइंट बाकी रहा, यहाँ लिखा है कि तीसरी कसम फिल्म नहीं लेकिन सेल्यूलाइट पर लिखी कविता थी। वो पॉइंट आप भूल गए। चलो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये 3.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गाने हैं, गाने ही आगे स्टोरी को बढ़ाते जाते हैं। बोला था कि नहीं? सर स्क्रीन ब्लर हो गई। अच्छा, यस सर बोला था। मैंने आपको बोला था कि भाई ये फिल्म के अंदर गाने बहुत ज्यादा हैं, स्टोरी से ज्यादा गाने हैं, और गाने ही स्टोरी को आगे बढ़ाते जाते हैं। ऐसे गाने हैं कि स्टोरी साथ साथ चलती है गानों में भी। मैंने आपको बोला था, लेकिन आप वो भूल गए। तो सबसे ज्यादा अगर फिल्म में गाने ही है, स्टोरी कम है, तो वो गाने जो है वो एक कविता के रूप में ही है। समझो, वो एक कविता के रूप में ही है गाने। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि तीसरी कसम फिल्म नहीं लेकिन सेल्यूलाइट पर लिखी हुई कविता है, क्योंकि कविताओं को गाया जाता है, कविताओं को गा सकते हो आप। तो इसमें वो गाने जो है वो गाए हुए हैं, और गाने ही फिल्म में ज्यादा है, स्टोरी कम। गाने बहुत है, थोड़ी थोड़ी देर में आएंगे, और वही गाने पूरी स्टोरी को आगे लेकर जाएंगे। इसलिए इसको सेल्यूलाइट पर लिखी कविता कहा जाता है, तीसरी कसम को। बहुत सारे गाने हैं फिल्म के अंदर। चलो अब आगे। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। देखो मैंने आपको बताया ना कि तीसरी कसम फिल्म जो है वो शैलेंद्र के जीवन की पहली गिनो तो पहली और आखिरी गिनो तो आखिरी, वही है तीसरी कसम। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला है। स्वर्ण पदक मतलब क्या? स्वर्ण पदक गोल्ड मतलब क्या? मेडल। बराबर है। स्वर्ण मतलब गोल्ड, सोना, और पदक मतलब मेडल। तो स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल। राष्ट्रपति के हाथों से गोल्ड मेडल जो है वो तीसरी कसम फिल्म को मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला तीसरी कसम को, सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया है। बहुत सारे अन्य पुरस्कार मतलब बहुत सारे और भी मेडल इस फिल्म को मिले हैं। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई है। मॉस्को के अंदर पूरे वर्ल्ड की जो फिल्में हैं वो दर्शाई जाती हैं, उसमें भी तीसरी कसम फिल्म को अवार्ड मिला है मॉस्को के अंदर। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई है। इस फिल्म की जो कलात्मकता है, जो इसके अंदर दिखाया गया है, जो इसके अंदर एक्टिंग है, जो इसके अंदर गाने हैं, उन सब के लिए इस कलात्मकता के लिए लंबी चौड़ी तारीफें जो है इस फिल्म की हुई है। कमाया कुछ नहीं है इस फिल्म ने, एक बात याद रखना, कमाने के लिए शैलेंद्र ने फिल्म बनाई नहीं थी, कमाया कुछ नहीं है, सिर्फ तारीफें मिली है इस फिल्म को। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है, क्योंकि कवि हृदय शैलेंद्र जो है, उनका हृदय जो है, दिल है, वो कवि हृदय है। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ उनकी जो भी संवेदनशीलता है वो इस फिल्म के अंदर दिखती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर जो है उसका जो भी उसके भाव है उसके जीवन के, वो हमेशा उनकी फिल्मों में दिख जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ही इस प्रकार करते हैं। तो शैलेंद्र जो है, उन्होंने तीसरी कसम बनाई, उसमें उनकी पूरी संवेदनशीलता, उनके जो भी इमोशंस हैं, भाव है, उनकी जीवन शैली है, वो इसके अंदर दिखती है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। उन्होंने ये फिल्म जो है वो ऐसी फिल्म बनाई थी
कि सिर्फ सच्चा कवि हृदय जो होता है वही बना सकता है, कमाने वाला नहीं। ये याद रखना, कमाने वाला डायरेक्टर प्रोड्यूसर कभी ऐसी फिल्म नहीं बना सकता। सच्चा कवि हृदय वही। था क्या बताओ। देखो, फिल्म की स्टोरी जो है ना, वो एक तरह से आप ऐसा कहोगे कि इसमें कोई स्टोरी है ही नहीं, ये इस तरह की फिल्म है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो है संवाद बहुत कम है, गाने ही उस स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, गाने ही बहुत सारे। तो वो तो जब देखोगे तब पता चलेगा। बाकी मैं स्टोरी भी इस तरह से आपको नहीं बता सकता, वो जब आप फिल्म देखोगे, उसके गाने सुनोगे, तब आपको पता चलेगा। स्पेशली राज कपूर साहब की एक्टिंग मिल नहीं रही है वो फिल्म। मिल नहीं रही है तो ढूंढना, अगर वहां पर भी नहीं मिलती तो आपका तो ये चैप्टर है, इसके पीछे थोड़ा तो आप 30, 40, 50 रुपए का तो खर्चा कर सकते हो ना। तो कहीं से भी राजकोट वगैरह, अहमदाबाद वगैरह जाओ, कोई बड़े से शॉप में अगर तीसरी कसम फिल्म की सीडी मिल जाए तो लेके आना, घर पे आके देख लेना। तो अच्छी बात है ना कि आपका ये चैप्टर है और यही फिल्म आपको देखने के लिए मिलती है, तो आपके भाग्य है कि आप इसको अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे, पूरा चैप्टर आराम से समझ जाओगे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। देखो, हमारे जो कवि हृदय डायरेक्टर साहब हैं शैलेंद्र, उन्होंने राज कपूर साहब जो कि इस फिल्म के अभिनेता है, हीरो है, उनकी भावनाओं को शब्द दिए हैं। जितनी भी फीलिंग थी राज कपूर साहब की, उन्होंने शिद्दत से, पूरे जीवन में कभी एक्टिंग इतनी बेस्ट नहीं की, ऐसी एक्टिंग उन्होंने तीसरी कसम फिल्म में की है राज कपूर साहब ने। तो उनकी जो भावनाएं थी फिल्म के लिए, वो पूरी की पूरी जो भावनाएं हैं उनको शब्द देने का काम शैलेंद्र जी ने किया। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। राज कपूर साहब ने तीसरी फिल्म में काम किया सिर्फ और सिर्फ शैलेंद्र के साथ संबंध होने के कारण, बहुत गहरा संबंध था उनका उनके साथ, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम किया, किसी भी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। पारिश्रमिक मतलब क्या? पारिश्रमिक मतलब क्या? फल मिलता है उसे पारिश्रमिक। बिना किसी तारीफ कैसे ऐसी चीज नहीं, पहला जो बोला वो सही है। पारिश्रमिक मतलब परिश्रम मतलब मेहनत, परिश्रम मतलब मेहनत। अब मेहनत करने के बाद आपको जो इनकम होती है, आय मिलती है, उसका फल मिलता है, उसे कहते हैं पारिश्रमिक। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी मेहनत के मुझे पैसे मिलेंगे, वो मेरा पारिश्रमिक है। मैं परिश्रम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जो मिलेगा वो मेरा पारिश्रमिक है। लेकिन यहाँ पर तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर साहब ने बिना पारिश्रमिक लिए काम किया। आप सोचो, 1 रुपया भी नहीं, बिना पारिश्रमिक लिए, मतलब मेहनत का पैसा लिए बगैर उन्होंने इस फिल्म में काम किया। वरना आजकल आप जानते हो, आजकल के हीरो हीरोइन है, उनकी डिमांड क्या रहती है। अगर 1 करोड़ उनकी फीस है तो दूसरी फिल्म में वो 1.5 करोड़ कर देंगे, तीसरी फिल्म में 2 करोड़ कर, बढ़ते ही जाएंगे, 5 करोड़ 10 करोड़, कितनी फीस होती है, पैसे ही पैसे हैं। लेकिन यहाँ पर पैसों के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ दिल से काम किया हुआ है, बगैर पैसे के। उन्होंने पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर काम किया राज कपूर साहब ने। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। जब शैलेंद्र राज कपूर साहब के पास फिल्म की कहानी सुनाने गए तो उन्होंने कहानी सुनी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ किए, बिना पैसों की लालच के, उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया कि मैं ये फिल्म में काम करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी थी। इसलिए राज कपूर साहब ने तुरंत ही हाँ बोल दिया। टाइम हो गया है, अब यहां पर ही रखते हैं। लास्ट पैराग्राफ 4th लाइन, वहां पर हम पहुंचे हैं। कल हम हमारे
लेक्चर में वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी लेक्चर जो है ओवर हो गया, आपकी रिसेस का टाइम हो गया है। आज जो समझा उसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। मजा आया पढ़ने में? यस सर। थोड़ा बहुत संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, संवेदनशीलता का मतलब? संवेदना क्या है? संवेदना जानती हो? संवेदनशील व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर संवेदना होती है। संवेदना किसे कहते हैं? संवेदना का मतलब जानते हो कोई? नहीं। संवाद का मतलब बात होता है, लेकिन वो संवेदन निवेदन करना? नहीं नहीं नहीं, संवेदना मतलब हमारे अंदर जो कोमल भावनाएं होती है, हमारे जो भाव होते हैं, हम किसी व्यक्ति के प्रति संवेदना रखते हैं। मान लो आप मेरे विद्यार्थी हो, मुझे आपके प्रति संवेदना है, मतलब मैं आपका कभी बुरा नहीं चाह सकता, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मैं आपके लिए बार बार रिवीजन करवा सकता हूँ, मतलब आपका भला ही सोचता हूँ, मैं कभी बुरा नहीं सोचता। तो वो मेरी आपके प्रति संवेदना है। क्यों? क्योंकि मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ। आया समझ में? यस सर। यस सर। मतलब मेरी आपके प्रति कोमल भावना है, अच्छी भावना है, मैं आपके प्रति संवेदनशील हूँ। तो यहाँ पर हम पहुंचे हैं आज। भी नहीं आ रहा है। बेटा आयुषी, तू जो बोल रही है ना, उसमें से ना मुझे और ना किसी और दूसरे विद्यार्थी को कुछ भी समझ में नहीं आता तू क्या बोल रही है। अगर किसी को समझ में आता है उसकी बोली हुई भाषा, तो फिर मुझे बताओ वो क्या बोल रही है। आता है किसी को समझ में आयुषी जो बोलती है वो? नो सर। आयुषी अब बोल तो, कुछ समझ में आए तो ट्राई करते हैं। और मैं ऐसा बोल रही थी कि ये फिल्म देखे बिना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा चैप्टर में। देखो अब है ना, मैंने जो इस फिल्म के बारे में बातें बताई ना, इसलिए आप में उत्सुकता है उस फिल्म को देखने की। अब फिल्म देखने के बाद भी आपको मुझे लगता है कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने इस जमाने की आधुनिक समय की फिल्में देखी है, आपने वो एक्टिंग देखी है, वो ढिंचक ढिंचक गाने सुने हैं, वही सब कुछ देखा है। इसलिए आपको ये पूरी फिल्म देख लोगे तो भी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ, इतना समझ में आएगा कि जो शैलेंद्र ने फिल्म बनाई है और जो राज कपूर साहब ने एक्टिंग की है वो कुछ अलग है, इतना आपको समझ में आएगा। बाकी तो आपको चैप्टर में उसकी डिटेल ही पढ़नी है, फिल्म कैसे बनती थी, क्या बनी, कब बनी, वो तो फिल्म में आएगा नहीं। वो तो आपको ही याद रखना है कि 1966 में तीसरी कसम रिलीज हुई थी, किसने बनाई थी? तो कि शैलेंद्र ने बनाई थी। अभिनेता कौन है? तो कि वे राज कपूर साहब है। अभिनेत्री कौन है? तो कि वे वहीदा रहमान है। अब वहीदा रहमान को ही आप नहीं जानते, जानते हो वहीदा रहमान को? नो सर। यस सर, जानते हैं। कौन जानता है? निष्ठा, ऐश्वर्या, कौन जानता है? ये पर रियलिटी शो में वो आई थी ना, तब उन्हें देखा था। अच्छा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, अपने आप को दिमाग में लाइट होती जाएगी और आपको पता चलता जाएगा कि कौन राज कपूर साहब है, कौन वहीदा रहमान है। धीरे धीरे कभी रियलिटी शो में या कोई भी टीवी चैनलों में देखोगे तो पता चल जाएगा। दिग्विजय सर ने पढ़ाया था तीसरी कसम वाला, ये वही वहीदा रहमान जी है, वही राज कपूर साहब है। अभी तो है नहीं, लेकिन कहीं कोई फिल्म में दिख गए तो, बाकी तो अभी जीवित नहीं है, तो आप वैसे तो नहीं देख पाओगे रियलिटी शो वगैरह में, लेकिन राज कपूर साहब की फिल्में, गाने कहीं आप दिख गए तो आपको पता चलेगा। अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी आगे आगे जैसे पढ़ेंगे और भी इंटरेस्टेड होता जाएगा ये चैप्टर, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर कल। हाँ।
चलो धन्यवाद।